नमस्कार मित्रों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इस रेडियो को सुन पा रहे हैं। दोस्तों, आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है, यानी कि विश्व पर्यटन दिवस। बहुत ही जोर शोर से तमाम जगहों पे, तमाम संस्थानों में, तमाम पर्यटन विभागों के द्वारा इस दिवस को सेलिब्रेट किया जा रहा है। कोरोना ने हालांकि इसकी रफ्तार को थोड़ा सा थामा है, लेकिन फिर भी दोबारा से पटरी पर पर्यटन की चीजें आ गई हैं, ऐसा लग रहा है पर्यटकों को देखकर, ऐसा लग रहा है सरकार के इंतजामों को देखकर। तो आज विश्व पर्यटन दिवस के बहाने हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एस्पेक्ट से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे स्टूडियो में कुछ खास मेहमान हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का जो पर्यटन विभाग है, उसकी 3 फैकल्टी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मेरे ठीक बाएं हाथ में बैठे हैं डॉक्टर अखिलेश सिंह, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मेरे ठीक सामने बैठी हैं प्रिया बोरा, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं विभाग में ही। प्रिया, आपका भी बहुत बहुत वेलकम है। धन्यवाद मैम जी। मेरे ठीक दाहिने हाथ में बैठे हैं आशीष टमटा जी, जो कि टूरिज्म विभाग में ही उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। तो अखिलेश जी, आपसे शुरू करती हूँ। आप पिछले 1 दशक से इस विभाग का जिम्मा देख रहे हैं और इस वक्त तो अभी फैकल्टी और बढ़ गई है, 2 आपके सहयोगी और आपके साथ में आ गए हैं। तो कैसे आपने इस बार के जो टूरिज्म डे था उसको सेलिब्रेट किया, क्योंकि कोरोना की वजह से ऑनलाइन की कई सारी बाधाएं रही होंगी, ऑफलाइन की। क्या क्या आपने किया आज के दिन में? जी, बल्कि जैसा आपने कहा बाधाएं, मैं तो इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता हूँ, क्योंकि हम कोरोना के कारण हमें जितने भी हमारे कार्यक्रम थे वो ऑनलाइन कराने पड़े, जिसके कारण हम देश ही नहीं विदेश के पार्टिसिपेंट से भी जुड़ पाए। हमने 22 तारीख को एक वेबिनार कराया था, जिसमें कि देश के जो महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर मंजुला चौधरी जी, जो कि फॉर्मर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट के डायरेक्टर रह चुकी हैं, प्रोफेसर संपत कुमार स्वाइन, जो कि अभी वर्तमान में प्रोफेसर हैं पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी पौंडीचेरी में, पहले वो विभागाध्यक्ष रह चुके हैं इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक, प्रोफेसर SK गुप्ता, जो कि डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट गढ़वाल यूनिवर्सिटी। इसके अलावा प्रोफेसर निमित चौधरी, जो कि प्रोफेसर हैं और फॉर्मर डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली। ये हमारे जो है कि चीफ गेस्ट और गेस्ट स्पीकर से हैं हमारे वेबिनार के। और ये हमारे वेबिनार का थीम इस बार था एमर्जिंग पर्सपेक्टिव्स ऑफ वाटर बेस्ड टूरिज्म इन इंडिया, स्पेशल फोकस ऑन सेक्रेड रिवर गंगा। और मुझे खुशी है कि हमें इस वेबिनार को ऑनलाइन कराना पड़ा, जिसके कारण से हम टोटल 200 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स को अपने साथ जोड़ पाए। और ये हमारे पार्टिसिपेंट सिर्फ इंडिया के इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज या दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ही नहीं थे, बल्कि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे कि फिलीपींस, चाइना, जापान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, वहां से भी पार्टिसिपेंट्स के रजिस्ट्रेशन के साथ साथ उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया। अगर ऑफलाइन होता तो इतनी संभावना इतने हम भीड़ नहीं जुटा पाते, और अगर ऑफलाइन होता तो मुझे लगता है कि लोकल में काफी कम जो है कि प्रतिभागी आ पाते। इसके अलावा हमने वर्ल्ड टूरिज्म डे के उपलक्ष्य में 4 कॉम्पिटिटिव इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं, जिसमें कि हमने फोटोग्राफी कंपटीशन, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, एसे राइटिंग कंपटीशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कंपटीशन रखा है, जिसमें कोई भी स्टूडेंट जो कि टूरिज्म का स्टूडेंट हो या इसके अलावा किसी और स्ट्रीम का, वो जो है कि अपने सबमिशंस को भेज सकता है हमारी ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी है sthm@uou.ac.in। वो अपने सबमिशंस को आज रात 11:59 PM तक हमें भेज सकता है इस ईमेल आईडी पे। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सभी को हम लोग सर्टिफिकेट देंगे। इसके अलावा जो टॉप 3 विनर्स हैं उन्हें भी जो है कि अपने पोजीशंस के हिसाब से सर्टिफिकेट
दिया जाएगा। जी जी, तो काफी कुछ किया है, वेबिनार आपने किया, बाकी कंपटीशन ताकि इन्वॉल्वमेंट हो पाए स्टूडेंट्स भी ताकि पार्टिसिपेट कर सकें। जी जी, बहुत बढ़िया। लीजिए आपके पास दोबारा आती हूँ। प्रिया, आप बताएं कि पर्यटन का जो इतिहास है ना, पर्यटन दिवस का कब से मनाया जा रहा है, क्या कोई हिस्ट्री क्या है इसकी? जी मैम, धन्यवाद इस अपॉर्चुनिटी के लिए। एक्चुअली ये जो हमारा वर्ल्ड टूरिज्म डे है, ये UNWTO के द्वारा यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1980 से मनाया जा रहा है। उस दिन से क्यों मनाया जा रहा है और 27 सितंबर इसकी क्यों डेट चुनी गई? क्योंकि उसी के दिन UNWTO को एक प्रोमिनेंट माइलस्टोन अचीव किया था, उसको रिकॉग्नाइजेशन मिला था। उसके बाद जनरल असेंबली ने 1997 में टर्की इस्तांबुल में ये डिसाइड किया था कि हम लोग हर साल एक होस्ट कंट्री रखेंगे जिसके द्वारा ये होस्ट करा जाएगा डे। जो ये होस्ट करा जाएगा उसमें थीम भी रखी जाएंगी, और थीम जो थी वो उस दौरान जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे हमारे, उसको ध्यान में रखते हुए, जो कि अब कहीं ज्यादा ब्रॉड कर दिए गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हर साल एक थीम दी जाती है। इस साल की जो थीम हमें मिली है वो है टूरिज्म एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये जो इस साल का जो कंट्री होस्ट कर रही है वो कर रही है कोट डिवोयर। ये कंट्री वेस्ट अफ्रीका में साउथ कोस्ट में लाई करती है, और पिछले साल इतने हिस्ट्री में पहली बार हुआ था 2020 की हिस्ट्री में कि साउथ अमेरिका से जो कंट्रीज थी, एक नहीं बल्कि 4-5 कंट्रीज ने इसको होस्ट किया था। लगा लीजिए आप, चिली, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, पैराग्वे, इन सब ने मिलकर होस्ट किया था। तो ये पहली बार हुआ था। क्या बात है। उसके अलावा अगर मैं इसमें और झांकू तो इंडिया को भी एक हिस्सा लेने का मौका मिला था 2019 में, जब पहली बार इंडिया ने होस्ट किया था। उस दौरान हमारे रिस्पेक्टेड PM नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मन की बात में ये कहा था कि जो यूथ है हमारा वो अपना एक जो हम कह सकते हैं दौरान चलाएंगी, वो साथ कोई प्राइम डेस्टिनेशन में पार्टिसिपेट करे और सोशल मीडिया में उसका प्रचार करे, ताकि जो हमारा यूथ है वो ट्रैवल के लेके बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो। लास्ट ईयर भी 2020 में हमारे जो टूरिज्म मिनिस्टर्स थे और PM मोदी जी थे, तो उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो 3 चीजें दिखाएंगे। एक था वेबिनार चलाया था देखो अपना देश, जिसमें कि आप कोई भी प्राइम डेस्टिनेशन ले लीजिए और वहां ट्रैवल कीजिए, अपनी कंट्री का ही टूरिज्म बढ़ाइए, इकोनॉमिकली हेल्प करिए, लोकल एम्प्लॉयमेंट बढ़ाइए। और दूसरा उन्होंने कनेक्ट किया था नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बाकी जो और पार्ट्स हैं भारत के, ताकि हम उनके कल्चर को ताकि गौर से देखें। एक जो तीसरा एप्लीकेशन, उन्होंने एक साथ ही एप्लीकेशन लॉन्च किया था सारी होटल इंडस्ट्री के लिए। वो एक जो एप्लीकेशन थी वो ऐसे वर्क करती है कि वो सेफली प्रोग्राम करेगी सारे फंक्शन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के। उससे गेस्ट भी सीख सकेंगे कि सेफ्टी और बाकी रेगुलेशंस के साथ। तो ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च किया है। उत्तराखंड के उससे अगर मैं बात करूं तो अभी कुछ दिन पहले ही हमारे जो स्टेट मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के, हमारे जो उन्होंने CM पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा ही, और जो हमारे टूरिज्म मिनिस्टर हैं सतपाल महाराज जी, उन्होंने अभी कैरावन लॉन्च करी है, कैरावन का उद्घाटन किया है। वो बहुत ज्यादा बूस्टअप दे सकता है उत्तराखंड को। और हमारा जो है अभी उत्तराखंड को लेके जो धीरे धीरे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोग्राम्स डिजाइन करे जाते हैं रिगार्डिंग एडवेंचर को ले लीजिए, कल्चरल को ले लीजिए, तो ये भी हमारा डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोट कर रहा है कहीं हद तक। जी, तो बहुत ही अच्छी जानकारी प्रिया आपने बताई और बहुत बेसिक इसका कॉन्सेप्ट भी समझाए। फिर आपके पास मैं आती हूँ। आशीष जी, आप कुछ बताएं कि विश्व टूरिज्म डे को आप किस तरह से देखते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके, क्या इस दिवस का कोई ऐसा महत्व है कि इससे हम कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, या लोकल से ग्लोबल को क्या कुछ इस माध्यम से हम जोड़ पा रहे हैं? मैम, एक्चुअली टूरिज्म एक बहुत ब्रॉड टर्म है। मीन्स उसको अगर आप देखेंगे तो आप उसको एक नैरो डाउन नहीं कर सकते। और कुछ डेफिनेशंस जो है वो पर्यटक और पर्यटन की दी हुई है, लेकिन अगर आप देखेंगे पर्यटन बेसिकली आपका एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। कि अगर कोई नैनीताल मान लीजिए घूमने आता है तो कोई बोटिंग के पर्पज के ला सकता है, तो कोई आपका वहाँ का मौसम का फील करने के लिए आ सकता है, और या कोई वहाँ पे केवल घूमने की वजह से आ सकता है, जो वहाँ पे ट्रेल्स हैं उन चीजों के। तो आप ये नहीं कह सकते कि स्पेसिफिकली किसी उसके लिए आप वो क्या है
तो कुछ मायने बदले हुए दिख रहे हैं टूरिज्म के। पहले से लोग एकदम घूमने के लिए ही आते थे, बिल्कुल शहर में रहना पसंद करते थे, आज थोड़ा सा एडवेंचरस की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट बदला है यात्राओं का। मैम एक्चुअली अगर आप इसको समझेंगे तो पर्यटन जो बेसिकली या टूरिज्म में बेसिकली वो लोग एंगेज होते हैं जिनके पास एक चीज होती है जैसे हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। अगर आपके पास पैसा है जो आप खर्च कर सकते हैं तभी आप पर्यटन में एंगेज करते हैं। अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है तो नहीं करेंगे। आप जिस हिसाब से आपके पास पैसा है आप उस हिसाब की डेस्टिनेशन ट्रैवल करते हैं। अगर आपके पास कम पैसा है तो हो सकता है कि आप इंडिया के अंदर ही घूमें। अगर आपको सकता है आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप देश से बाहर जाइए। बिल्कुल। बंगाली लोगों के बारे में कहावत है कि वो हर साल मतलब घूमते जरूर है, भले ही वो कितना ही पैसा अपना मूंगफली बेचने वाला भी अगर है तो, लेकिन वो साल में एक बार घूमने जरूर जाएगा। तो ये एक शौक भी होता है लोगों का, एक मेंटल लेवल भी होता है कि हमें थोड़ा सा आउट ऑफ जाके शहरों को समझना है। मैम वही है जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि एक टूरिज्म एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं पुश फैक्टर या पुल फैक्टर। पुश फैक्टर से हम समझ सकते हैं कि जो चीज आपको हल्का सा धक्का दे रही है कि आप उस तरफ जाओ, लेकिन पुल फैक्टर होता है कि कोई डेस्टिनेशन जो अपनी तरफ आकर्षित करती है कि अब तो वो है। हर इंसान की एक अलग अपनी कहानी है, उसके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, उसका बिहेवियर, उसकी स्टेट ऑफ माइंड, एजुकेशन, जो कि एक ट्रैवलर को अलग अलग किस्म के ट्रैवलर को बनाती है। इसको हम टेक्निकल टर्म्स में जो हम आपके एलिमेंट्स ऑफ टूरिज्म से पढ़ते हैं इस चीज को। जी। इंडिया में, भारत में कई तरह के टूरिस्ट आते हैं बाहर के। आपको क्या लगता है कौन से ऐसे डेस्टिनेशन है जो उनको अपनी ओर खींचते हैं? क्या यहाँ का अध्यात्म उनको खींच रहा है, यहाँ की सुंदरता, नेचर उनको खींच रही है? मेन पॉइंट क्या है, की पॉइंट्स? मैम अगर आप इंडियन स्टैटिस्टिक्स देखेंगे टूरिज्म के तो आपको लगेगा कि जो फॉरेन टूरिस्ट आता है इंडिया में वो बहुत कम है, बहुत मार्जिनल है अगर आप देखेंगे उसको। लेकिन इंडिया को हम अगर देखें तो इट्स कॉल्ड द बास्केटफॉल और सीजन्स। मतलब इंडिया में पहाड़ से लेके समुद्र से लेके हर एक किस्म का प्रोडक्ट मिलता है, टूरिज्म प्रोडक्ट्स अगर हम बात करें तो। और डिपेंडिंग अपॉन टूरिस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, उनका किस किस्म का वो है, आपका इंटरेस्ट है, वो जगह पे जाते हैं। मींस हमारे पास एज अ कंट्री हर किस्म के रिसोर्स अवेलेबल हैं, चाहे वो कल्चर हो, आर्ट हो। तो उन्हें बढ़ाने की जरूरत है, थोड़ा सा उनको एनरिच करने की जरूरत है। मैम एनरिच या काम किया हुआ है उन पर? जैसे आपका अगर आप समझे इंडिया को हम एज अ सिंगल प्रोडक्ट दिखाते हैं, जैसे इनक्रेडिबल इंडिया। तो मैम लेकिन प्रोडक्ट एक नहीं है। इंडिया इज अ वेरी ह्यूज कंट्री और हमारे पास बहुत सारे किस्म के अलग अलग वो हैं। तो हम लोगों को आई थिंक, मेरे हिसाब से ये मेरा ओपिनियन है कि हमको ईच डेस्टिनेशन को डिफरेंटली मार्केट करना चाहिए कि स्पेसिफिकली ये प्रोडक्ट है और इस वजह से मे बी इट मे वर्क। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये काम करेगी, बट ये मेरा अपना फिलॉसफी है कि हम इंडिया को एज अ सिंगल प्रोडक्ट मार्केट करते हैं। तो सम हाउ मे बी अगर जैसे कहीं बाढ़ आ गई तो सोचेंगे कि इंडिया में पूरे जगह पे पानी भरा हुआ है, तो इस वजह से मे बी वो कभी कभार बैकफायर जरूर करता है। जैसे केदारनाथ में आपदा आई तो लोगों ने कहा पहाड़ नहीं जाना है, पहाड़ के बारे में छवि ऐसी है, मतलब बहुत खतरनाक छवि है थोड़ा सा। तो आप जैसे थाईलैंड में भी आपने पढ़ा है 1 साल पे, वहां पर टूरिज्म दिवस किस तरह से मनाते हैं? वहां पर किस तरह का टूरिज्म उन्होंने विकसित किया हुआ है? ओके मैम, टूरिज्म अगर आप देखेंगे थाईलैंड का तो पूरी जो साउथ ईस्ट एशिया जो कंट्रीज हैं, आई थिंक थाईलैंड एक ऐसी कंट्री है जो कि बहुत ज्यादा विकसित है। अगर उसे आप इंडियन उस पर भी कंपेयर करेंगे तो आई थिंक वहां पे ज्यादा बेटर फैसिलिटीज हैं। और जैसे हम कहते हैं मैम रूम्स कहते हैं, जो हम बहुत बेसिक से रूम्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा अच्छे स्टैंडर्ड के मिलते हैं। तो टूरिज्म के अगर आप उसमें देखेंगे तो जो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट जो विजिट करते हैं, तो मैम बैंकॉक ने उसे सरपास किया था इवन यूरोपियन कंट्रीज से आगे। तो वहां का टूरिज्म बहुत डेवलप्ड है और बहुत ज्यादा मैम फोकस करते हैं कि चाइनीज, इंडियन एज वेल एज अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन और हर किस्म का क्लाइंट वहां पे जाता है। तो अब डिपेंडिंग अपॉन किस किस्म का टूरिस्ट वहां आ रहा है उनके लिए भी उन्होंने हर किस्म के प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं। और मैम अगर आप थाईलैंड को वैसे दूसरे तरह से समझना चाहेंगे तो जो उनके सेलिब्रेशंस रहते हैं वो उनके अपने कल्चर पे बेस्ड होते हैं। दे प्रायोरिटाइज देयर ओन कल्चर अबव ऑल। मतलब वहां का जो उनका अपना कल्चर है वो उनके लिए बहुत सर्वोपरि है और वो उसकी किसी भी तरीके से मैम नीचे नहीं करते उसको।
तो उनके अपने जो वो है उनके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ वो है। जी जी, अगला सवाल आपसे करूंगी कि कल्चर कितना इम्पोर्टेंस रखता है टूरिज्म में, अगर हम बात करते हैं तो उसमें कल्चरल हेरिटेज ये सब कितने मायने रखते हैं। तो अभी अखिलेश जी के पास में आना चाहती हूँ। अखिलेश जी, विश्व पर्यटन दिवस का मौका है, क्या चुनौतियां आपको लगती हैं भारत के सामने? अभी भी काफी कम टूरिज्म यहाँ पर बाहर का आ रहा है, टूरिस्ट यहाँ पर, तो हम ग्लोबली एक अच्छी एक जगह बन पाए जहाँ लोग आए, तमाम तरह के पर्यटकों, तमाम तरह के हेरिटेज को, कल्चर को, खान पान, हर चीज को हम जोड़ पाए। क्या कमियां अभी रह गई हैं जो हमें हासिल करनी है? जी मैम, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और जैसा कि अभी आपने प्रश्न किया था कि इंडिया में टूरिस्ट क्यों आते हैं, तो इंडिया में मैक्सिमम जो टूरिस्ट आते हैं वो इंडिया के कल्चर को देखने के लिए आते हैं, इंडिया के मैन मेड प्रोडक्ट्स को देखने के लिए आते हैं। क्योंकि आप जब इंडिया के टॉप 10 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को उठाएंगे या अट्रैक्शंस को, तो उसमें आप देखेंगे सब के सब कल्चरल अट्रैक्शंस हैं। सबसे ज्यादा जो इंडिया में डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं वो आते हैं आगरा में। आगरा में देखने आते हैं वो ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी। इसके अलावा और भी जितने हमारे अट्रैक्शंस हैं, चाहे आपका जो है कि बुद्धिज्म रिलीजन के इंपॉर्टेंट साइट्स हों, या फिर आपके और जो 39 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को, वो उसमें मैक्सिमम जो है कि आपको कल्चरल हेरिटेज साइट्स मिलेंगे। तो इन्हीं को देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं। इसके अलावा नेचुरल प्रोडक्ट्स भी हैं हमारे पास, लेकिन नेचुरल प्रोडक्ट्स की जब हम कंपेयर करते हैं अफ्रीका से, तो उसमें हम थोड़ा पिछड़ जाते हैं। तो नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट्स देखने के लिए जो टूरिस्ट है वो जाता है अफ्रीका। और इंडिया में क्योंकि फौना स्पीशीज हैं, लेकिन अगर कंपेयर करें अफ्रीका से तो थोड़े जो है कि एक तो नंबर में भी कम है, और दूसरा वैरायटी ऑफ जो फौना स्पीशीज है उसमें भी हम जो है कि काफी पीछे हैं। तो इसलिए अफ्रीका जो है कि उसमें हमें डिफीट करते हैं। और इंडिया का क्योंकि कल्चर रिच है तो कल्चर को देखने के लिए ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। और रही बात उसकी, तो कोविड केसेज जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में 4 लाख केसेज पर डे इंडिया में रिकॉर्ड किए गए थे कोविड के सेकेंड वेव में, जो कि एक रिकॉर्ड है अपने आप में पर डे। और लगभग पूरा विश्व ही जानते हैं कि ये 4 लाख शायद रजिस्टर्ड केसेज है, शायद इससे ज्यादा कुछ रहा होगा। और हमने डेथ भी पर डे देखा है 4000 5000 रजिस्टर्ड केसेज। तो ये मुझे लगता है कि अभी जो टूरिस्ट हैं वर्ल्ड के, उनके अंदर थोड़ा ये भय रहेगा, और वो जो है कि थोड़ा अभी कुछ दिन और बचेंगे ट्रेवल करने से। और रही बात डोमेस्टिक की, तो डोमेस्टिक टूरिस्ट भी अभी निकले हैं ट्रेवल करने के लिए। मैं आज ही पढ़ रहा था कि वीकेंड में इस नैनीताल के जितने भी होटल थे वो सबके सब फुल हो गए थे। लेकिन फिर भी जिसके घर में कोई त्रासदी हुई है, अगर उस व्यक्ति से पूछा जाए, मुझे लगता है कि वो इंतजार कर रहा होगा कि कब 90% के ऊपर लोगों को वैक्सीनेशन लग जाएगा, और कब जो है कि थर्ड वेव अगर आना हो अपकमिंग मंथ्स में, नवंबर दिसंबर तक, तो वो आके चला जाए। उसके बाद जो है कि वो ट्रैवल करने की सोच रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि तब तक हमें ये चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। और जैसा कि हमने अभी न्यूज में भी देखा था कि इसी मंथ अभी इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनको इंसेंटिव देने के लिए, जो पहले कुछ लाख टूरिस्ट हैं उनको फ्री वीजा दिया जाएगा। अच्छा। ये इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। तो ये एक जो है कि मोटिवेशनल फैक्टर है जिससे जो कि और ज्यादा टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट कर सके। लेकिन अभी जैसे कि पीक सीजन हमारा नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगा अक्टूबर में, लेकिन मुझे उतनी उम्मीद नहीं है कि इंडिया जैसा 2 साल पहले जैसा परफॉर्मेंस कर पा रहा था वैसा कर पाएगा। लेकिन फिर भी अगर थर्ड वेव नहीं आता है तो मुझे उम्मीद है कि पिछले 1-2 साल में जो टूरिस्ट की संख्या कम हुई है उसमें काफी हद तक बढ़ोतरी आएगी, क्योंकि अभी मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो जो है कि वैक्सीनेटेड हो चुकी है। जी जी जी। तो कार्यक्रम को समापन की ओर चलते हैं, और चलते चलते संक्षिप्त में मैं चाहती हूँ कि प्रिया बताएं कि टूरिज्म को लेकर क्या आपको क्या चुनौतियां लगती हैं अभी के टाइम पे, क्या और बेहतर होना चाहिए? मैम, मुझे क्या लगता है कि आजकल जो है क्वालिटी टूरिज्म लैक कर रहा है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि क्वालिटी टूरिज्म में क्या हुआ कि कोई टूरिस्ट आया पहाड़ देश से या फिर अपने स्टेट से ही आ गया, कहीं से साउथ से, नॉर्थ ईस्ट से,
वो आया नैनीताल तक का अपनी गाड़ी लेके आया अपनी। उसके बाद उसने गाड़ी एक जगह पे खड़ी करी और मॉल रोड में करा, हिच हाइकिंग करी, पैदल घूमा, जो भी करा। तो आजकल जो है ये क्वालिटी टूरिज्म बहुत लैक कर गया है, क्योंकि हमारे पास इतने बतेरे प्रोडक्ट्स हैं, इतने सारी चीजें हैं, लेकिन उसको एक प्रोडक्टिविटी जो हमें देनी चाहिए वो नहीं है। हम लोग बहुत ज्यादा लैक करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ भी, ट्रांसपोर्टेशन जो फैसिलिटीज है हमारी उसमें भी बहुत लैक करते हैं, प्लस जो अकोमोडेशन कॉस्ट है हमारी इंडिया में वो बहुत ज्यादा हाई है। तो जिससे कि भी एक जो टूरिस्ट है वो रुक जाता है कहीं ना कहीं इस जगह ट्रैवल करने के लिए। स्टैटिस्टिक्स को देख लीजिए अगर, तो एक टाइम ऐसा था कि जब 9% ऑफ का टूरिज्म से कंट्रीब्यूशन रहता था जीडीपी की तरफ। अच्छा। 2020-2021 में क्या हालत हो गई है, 4.7 या 3% तक वो घट गया है। जी जी। अब ये क्यों घटा है, वो ये कोविड के दौरान जो हिट किया है वो भी घटा है, लेकिन हम अगर नेगेटिव एक्सपेक्ट को हटा दें और पॉजिटिव देखें तो मैंने इस दौरान बहुत सारे लोगों को अपना कारोबार संभालते हुए, अपना क्रिएटिविटी स्किल दिखाते हुए, लोकली अपना प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हुए, कल्चर को प्रमोट करते हुए भी देखा है, जिससे कि वो काफी अच्छा कर रहे हैं। उसके लिए एक अवसर था ये। जी, एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगी नमक वाली एक ग्रुप ऑफ महिला हैं जो गढ़वाल से हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही हैं, पिस्यू लूण कहते हैं जो हम लोग हमारे पहाड़ में, वो पहुंचा रही हैं देश देश में अमेजोन के थ्रू। वहां जो बुग्यालों का जो वहां की गाय हैं जो घास चढ़ती हैं वहां की, तो उससे बदरी घी बना रहे हैं वो लोग, जो कि डिफरेंट। तो देखिए ना, अपॉर्चुनिटीज मैक्सिमम है, बस हमें एक नजरिया है कि हमें एक गाइडलाइन सेट करनी है कि वो किस तरह से चले। तो मैं बस यही बोलना चाहूंगी। बहुत ही अच्छी मिसाल आपने दी है। दरअसल मसला ये कि वक्त कम है और 3 धुरंधर जो है टूरिज्म विभाग के यहाँ पर बैठे हैं, सबके अपने अपने बहुत सारे अनुभव हैं। जब सवाल अच्छे पूछे जाएं और मोटिवेट करते हुए पूछे जाएं तो जवाब अपने आप निकलते हैं। तो हम चाहेंगे, अब मतलब काफी स्टाफ बढ़ गया है टूरिज्म विभाग में, तो हम विस्तार से टूरिज्म के तमाम पक्षों पर समय समय पर बात करें, न केवल दिवस के बहाने। तो चलते चलते आशीष जी आप कुछ बताएं कि सांस्कृतिक मायने कितना है टूरिज्म में। मैम, कल्चर अगर आप देखेंगे इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब एक्चुअली इट्स आइडेंटिटी लाइक हु वी आर। मतलब अगर आप देखेंगे तो इट्स नॉट जस्ट पार्ट ऑफ इंडिया बट अराउंड द वर्ल्ड देयर इज समथिंग कॉल्ड आइडेंटिटी क्राइसिस। अगर आप यूरोप में भी देखेंगे तो वहां पे भी आपको ये दिखता है। तो जैसा कि हमने कुछ सालों में हम लोगों ने इसमें प्रोग्रेस की है। जो हमारे कल्चरल प्लेसेस हैं हम उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। वी आर लुकिंग इनटू दैट एस्पेक्ट इन वेरी डिटेल्ड वेज। तो अगर हम इसी चीज़ में अगर हम एक्सप्लोर करें आगे की तरफ को, तो मैम ये हमारी जो है मैम मीन्स निश है हमारा कि वी आर एज एन इंडियंस। तो लोग इसको देखने आते हैं, जो मैम हमारे जो धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, दैट विल, अगर हम उनको बहुत अच्छे से मैम उसका ध्यान रखेंगे, उनका टेक केयर करेंगे, तो द population around the world, travelers, seekers will come to India and benefit out of it, and that can be very important for us in terms of tourism as well as culture. जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई आशीष जी। मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे टूरिज्म डे मनाया। इतनी सारी बातें हमने अपने लर्नर और लिसनर्स के साथ पहुंचाई हैं। क्यों अखिलेश जी, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल। तो चलते चलते कोई संदेश आपकी तरफ से हो? यही संदेश देना चाहूंगा कि सभी लोग जो टूरिज्म से जुड़े हुए हैं या फिर जो हमें सुन रहे हैं, वो भी टूरिज्म के इम्पोर्टेंस के प्रति अवेयर हों। इससे जो बेनिफिट सोसाइटी को होते हैं, इंडिविजुअल को होते हैं, वो खुद भी अवेयर हों, और साथ के साथ जो अनअवेयर्ड पीपल हैं उनको भी अवेयर करें, उनको भी इम्पोर्टेंस बताएं। टूरिज्म से जो सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल जो बेनिफिट्स मिलते हैं उनके बारे में जागरूक करें और लोगों को। ये मेरी रिक्वेस्ट है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 30 सितंबर एडमिशन की लास्ट डेट है, और टूरिज्म डिपार्टमेंट में हम लोग 3 प्रोग्राम रन करते हैं, MTTM, BTTM और DTS। तो अगर स्टूडेंट्स की कोई भी क्वेरी हो तो वो यूनिवर्सिटी विजिट कर सकते हैं, डिपार्टमेंट में हम लोगों से मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर वो फोन पे बात करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 059462866034। जी मैम, मैं एक और लाइन ऐड करना चाहूंगी। जैसे हमारे इंडिया में वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर भी बहुत ज्यादा इशू रहता है। कूड़ा कबाड़ हम देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं घूमने घामने और कूड़ा, तो मैं यही कहना चाहूंगी अपनी पहाड़ी भाषा में कि घुमड़ घामण जरूर है,
पर कूड़ कबाड़ झन फैलाया। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है। ये तो चार चांद लग गए कार्यक्रम में। आपने बिल्कुल पहाड़ी अंदाज में बड़ा सुंदर बात कही और वाकई में किसी शहर की सफाई से हम समझ सकते हैं कि वो शहर कितना खूबसूरत है। तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर हुई। आप तीनों ही लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सुनीता जी। तो दोस्तों, आपको कार्यक्रम कैसा लगा हमारा आज का, जरूर बताइएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।